बच्चों, आप सबको आशा मुंजाल का नमस्कार। आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। ल्हासा की ओर। इस पाठ के लेखक राहुल साकृत्यायन जी हैं। राहुल साकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनके बचपन का नाम केदार पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। बचपन में उनका नाम क्या था? बचपन में उनका नाम केदार पांडे था और जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद उनका नाम राहुल साकृत्यायन हो गया। उन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी, हिंदी के रोचक शब्दों का प्रयोग किया है और उन्होंने लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग भी किया है, जिससे उनकी भाषा काफ़ी रोचक हो गई थी। अब हम ल्हासा की ओर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। ल्हासा की ओर पाठ। लेखक राहुल साकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के वेश में की और यात्रा के समय उनका मित्र सुमति भी साथ था। उन्होंने अपने मित्र सुमति के साथ ये यात्रा की। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोन का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से ही हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाया करती थी। यह रास्ता सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें से चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। परित्यक्त किला जिस किले में अब सेना नहीं रहती, सैनिक नहीं रहते, इस ऐसे किले को परित्यक्त किला कहते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को
या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो कि हमें चाय अच्छी नहीं मिलेगी तो वे चाय खुद भी बना सकते हैं। इस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिटें दे दी। चिटें होती थी परमिशन स्लिप्स लेकर उन्हें रास्ता देकर तभी आगे जाने दिया जाता था। थोला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। अब लेखक 5 साल बाद जो उसने यात्रा की थी, बीच बीच में उसके पलों को भी याद करता है। लेखक कहता है कि 5 साल बाद जब लेखक ने दोबारा यात्रा की थी, तब लेखक ने एक भद्र यात्री के वेश में, बल्कि एक अच्छे व्यक्ति के वेश में उन्होंने घोड़े पर सवार होकर यात्रा की थी, लेकिन तब उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली थी। उन्हें एक गरीब झोंपड़े में ही रहना पड़ा था। ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि लोगों के विचारों में भी अंतर आ गया था। जब लेखक पहली बार यात्रा पर गए तो सबसे पहले अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोला पार करना था। विकट डांडा होता है, विकट मतलब कि जो सबसे भयानक, डांडा बोलते हैं ऊंची ज़मीन को। अब वहाँ पर लेखक को उस जगह को पार करना था और ये 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई पर था। इनके आसपास कोई गांव नहीं था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते थे। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता है। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि पहले देखते हैं कि इसके पास माल है और तो मारते हैं, लेकिन तिब्बत में क्या होता था, डाकू पहले उन्हें मारते थे और फिर देखते थे कि उनके पास क्या है, कौन सा माल है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंच गए, जो 17-18 हज़ार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण अच्छा था, मनोरम था, बहुत सुंदर था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ़ थी तथा कुछ पर बर्फ़ नहीं थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था और लेखक उन सब से बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया। उसने गलत रास्ता ले लिया था, इसलिए वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका मित्र सुमति प्रतीक्षा कर रहा था। अब सुमति को
बहुत गुस्सा आया क्योंकि लेखक देर से पहुंचा। लेखक का मुंह लाल हो गया क्योंकि जो सुमति था वो मंगोल जाति का था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और गुस्से में वह और भी ज़्यादा लाल हो गया। परंतु जब लेखक ने अपनी सारी बात बताई कि उसे देर क्यों हो गई, तो उसका क्रोध शांत हो गया। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ये तिब्बती खाना है। जो थुक्का है, सत्तू है, चाय है, ये तिब्बती खाना है। लेखक और उसके साथी अब टिहरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे वे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में टिहरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। यजमान होते हैं जो उनका मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उसको यजमान बोलते हैं। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। जो सुमति थे वो अपने यजमानों को बोध गया से जो कपड़ा लाते थे उसके छोटे छोटे गंडे बनाकर उनको बांटते थे, देते थे। जो वो कपड़ा ख़त्म हो जाता था तो अपने ही कपड़े से वो गंडे बनाकर फिर उनको देना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका क्योंकि लेखक को बल्कि भार उठाने वाला न मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। और तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मज़दूरों से बेगार में खेती कराता था। बेगार होते हैं बल्कि बेगार एक जिसमें उनको मजदूरी नहीं देते थे, ऐसे ही खेती करवा लेते थे। खेती की देख रेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 किलो था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया, क्योंकि लेखक ने पहले तो उसको अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी और उनसे भार उठाकर चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब लेखक को हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई तो उसने सुमति को भी जाने की परमिशन दे दी, जाने की आज्ञा दे दी। टिहरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। उम्मीद है बच्चों आपको ल्हासा की ओर पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।